Hello students, welcome back to our Empower class channel. I am Law Shukla and today we will start the fundamental unit of life means cell lecture third. Okay. So now let's start. So in last class we have studied that what is a unicellular organism, what is multicellular organism, and in this class we will study difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Okay. So prokaryotic cell meaning देखो प्रोकैरियोटिक सेल हमारे वेल डिफाइंड सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है। वो मतलब कि उसमें कुछ कुछ चीज़ें एब्सेंट होती है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, वो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। प्रोकैरियोटिक सेल में जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा। ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, प्रेजेंस ऑफ सिंगल लेंथ ऑफ ओनली डीएनए, डीएनए का सिंगल लेंथ होता है। और यहाँ पे सेवरल लेंथ होते हैं जिसमें हमारे प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वो होते हैं हमारे लार्ज साइज के। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। और यूकैरियोटिक के एग्जांपल है अमोएबा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल का मीनिंग क्या होता है। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। जैसे यू मीन्स गुड और कैरियन मीन्स कर्नल, यानी कि गुड और ट्रू न्यूक्लियाई। उसका ट्रांसलेट अगर करेंगे तो वो क्या हो जाता है, गुड और ट्रू न्यूक्लियाई, मतलब जिसमें प्रॉपर प्रॉपर न्यूक्लियाई क्या हो, प्रेजेंट हो। न्यूक्लियाई मतलब बेसिकली हमारा न्यूक्लियस। ठीक है ना। वो प्रॉपरली क्या हो, प्रेजेंट हो प्रॉपर वे में। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है ना। उनके अंदर काफ़ी से और दे इंक्लूड ऑलमोस्ट द मेजर किंगडम्स एक्सेप्ट किंगडम मोनेरा। मोनेरा किंगडम को छोड़ के बाकी और भी जितने भी किंगडम्स होते हैं उन सबको क्या करते हैं वो, उन सब में इंक्लूडेड होते हैं। मतलब कि जैसे एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए। ठीक है ना। ये सारे हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम। ये डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर है आपके क्लास 9th में। वो जो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आगे। अभी स्ट्रक्चरली हम अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें सेल वॉल होता है जो कि सपोर्ट करता है और साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करता है। जो सेल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जो कि अलाउ कर जो भी मतलब कि जो भी एग्जिट है या इनसाइड अगर आना है सेल के, ठीक है ना, सेल के अंदर आना है या सेल के बाहर जाना है तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सब दिखता है। वही है जो कि हमारा अगर जो सब्सटेंस हमारे बॉडी के लिए अगर हेल्पफुल है तो उसी को अंदर आएगा, अंदर आने देगा, और जो हार्मफुल है उसको बाहर फेंक देता है। ठीक है ना। मतलब अलाउ नहीं करेगा। और इसके अंदर क्या क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर इसके बाद गोल्गी एपरेटस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और न्यूक्लियस हो गया। और मैंने बताया था ये सारे को मतलब इन सबका क्या क्या यूजेस होता है। ठीक है ना। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए होता है जो कि स्ट्रॉन्ग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है, स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक है ना। और न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है जो कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोटीन के सिंथेसाइसिस में हेल्प करता है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अभी बताया था, जो कि बेसिकली उसको एनर्जी देता है। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो जिसमें प्रो में बिफोर और कैरी ऑन कर्नल यानी कि बिफोर न्यूक्लियाई, यानी वो ही सेल है जो कि न्यूक्लियाई के होने से पहले वाले जो सेल बनते हैं, द विदाउट न्यूक्लियाई सिंपल एक सेल। ठीक है ना। तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है यहाँ पे वो पूरा लिखा गया है। ओके। नॉर्मली जो भी देखो ये होता है, ये हमारे कैप्सूल हो गया। ठीक है ना। ये फ्लैगेलम, फिर ये सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड होता है बेसिकली। और ये सिंगल स्ट्रिप में होता है। फिर आइसोसोम्स हो गया,
साइटोप्लाज्म हो गया, और पिलस, पाइलस। ठीक है। और इन सब का यूज क्या होता है मैं बता देता हूँ। दीज आर दीज प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोट्स थ्रिव्ड द अर्थ इन एशियंट, सम यूजिंग अप केमिकल एनर्जी, कुछ केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं, कुछ सन एनर्जी, मतलब इस वे में हमारे हमारे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, हमारे आसपास होती है। फिर होता है प्रोकैरियोटिक सेल आर कंपेरेटिवली स्मॉलर होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो यूकैरियोटिक के कंपेयर में थोड़ी अलग होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन्स, सॉरी, सेल ऑर्गेनेलिस नहीं है, बट कि यूकैरियोटिक सेल में वो सब है। ठीक है। ठीक है। ओके। फिर आगे क्या दिया, दिस इज अ क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस हो गया मतलब वेयर द बैक्टीरिया गेट्स इंगल्फ्ड बाय अदर यूकैरियोटिक सेल सच एज मैक्रोफेगस। ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल एक कैसे कैप्सूल टाइप का होता है, जो कि पूरी एंटायर बॉडी को डेवलप करता है, और उसका मेन फंक्शन होता है वो प्रोटेक्टिव कोट होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, जो हम लोग ने देखा ना अभी कैप्सूल, वो क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोट होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दूसरे यूकैरियोटिक सेल क्या कर लेते हैं, उसको इंगल्फ कर लेते हैं, यानी अपने अंदर ले लेते हैं, तो उससे बचाने के लिए द पिलस पाइलस इज अ हेयर लाइक appendage found on the external surface of most prokaryotes, and it helps the organism to attach itself to surface various environment। यानी वो क्या करता है, कोई भी एनवायरनमेंट क्यों ना हो, ठीक है, वो जो हमारा पैलेस था, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर था, वो बेसिकली उसको उस एनवायरनमेंट से अटैच कर देता है। ठीक है। द पाइलस एसेंशियली रेजिस्ट बीइंग फ्लश्ड, हेंस इट इज कॉल्ड अटैचमेंट पिली। उनको अटैचमेंट पिली भी बोला जाता है, और ये बेसिकली बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। राइट बिलो द प्रोटेक्टिव कोटिंग लाइज द सेल वॉल, प्रोटेक्टिव कोटिंग के नीचे जस्ट सेल वॉल आती है, जो कि स्ट्रेंथ हो गया, रिजिडिटी हो गया, वो प्रोवाइड कराता है। फिर साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है। एंड कुछ प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जो जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, मेसोसोम्स, जो कि हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में वर्क आता है। काफ़ी सारे प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड्स होते हैं, जो कि छोटे छोटे सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। ओके। और उनको लोकोमोशन, मतलब कि उनको मूव करने के लिए ये जो हमारा फ्लैगेला है, फ्लैगेला यानी फ्लैगेलम, ठीक है ना, बेसिकली ये मूव करने के लिए हेल्प करवाता है। ठीक है, मतलब आगे बढ़ने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए। अब देखो सेल में बेसिकली क्या क्या होता है, तो मैं बताया था, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेली होता है, और सेल इंक्लूजन होते हैं, यानी ग्रैन्युलस हो गया, वैक्यूल्स हो गया, और से सेल ऑर्गेनेली ये सब है हमारे। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। और इन सब का क्या क्या यूज है वो मैंने आपको अभी मतलब फर्स्ट वीडियो में ही बताया। ठीक है ना, क्या यूज है, क्या फंक्शन है। जैसे प्लास्टिक में होता है क्रोमोप्लास्ट, जो कि फ्लावर्स और फ्रूट को कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फिर आता है लूकोप्लास्ट, जो कि स्टार्च को स्टोर करता है। स्टार्च में तो बेसिकली एनर्जी फूड होता है, उससे जो एनर्जी मिलता है वो। न्यूक्लियस हो गया, ये किसके, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और वो भी क्या बना के, आरएनए, आरएनए को बनाता है और उसको स्टोर भी करता है। क्रोमेटिन में क्रोमोसोम्स होते हैं। वैक्यूल्स में जहाँ पे वाटर और अदर फूड आइटम्स या फिर पिगमेंट हो गया, वो वेस्ट प्रोडक्ट हो, वो सब क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, स्टोरेज है वो एक टाइप का। ठीक है ना। ग्रैनुलस क्या हो गया, जो कि स्टार्च होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है। और ग्लाइकोजन हमारे एनिमल सेल के अंदर होता है, जो कि फैट को कंटेन करता है, ग्रैनुलस। ठीक है ना। अभी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, देखो प्लांट सेल में डेफिनेट सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन
प्रेजेंट होता है वो भी इंटरनल टू द सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ही बेसिकली बाउंड्री फॉर्म करता है। यहाँ पे सेंट्रोसम एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सेंट्रॉयल एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट होता है। ये तो पूरा उसका डिटेल लिखा है, ये देख लीजिए आप। ठीक है। ओके। अभी आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस सेल। अब सेल के अक्रॉस, मतलब सेल के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होता है। और हमारा है फिर इसके बाद सेलुलोज इन डाइजेशन। ओके। तो देखो, पहला आता है, देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सेल के अंदर कैसे होता है, दो टाइप में, तीन टाइप में होता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट और एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है सिंपल डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेड डिफ्यूजन। बेसिकली हम लोगों ने जो डिफ्यूजन पढ़ा था वो है। फिर इसके बाद हमें आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें होता है ऑस्मोसिस, एक होता है एंडो ऑस्मोसिस और एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस। फिर इसके बाद हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट में आता है पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस भी थ्री टाइप में हो जाता है। एक होता है फैगोसाइटोसिस, फिर होता है फोटोसाइटोसिस, फिर होता है रेसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है ना। अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच एन आयन और मॉलिक्यूल, जो कि पूरे सेल के अक्रॉस क्या हो, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होते हैं, मूव करते हैं अगेंस्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। सिंपल डिफ्यूजन जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अ, हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है ना। और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है बेसिकली, उसके अलावा भी जो प्रोटीन्स हो गया और भी जो आयन और मॉलिक्यूल्स हो गए वो हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर ऑस्मोसिस तो मैं बताया था, हाई हाई वाटर कंसंट्रेशन से लेकर लो वाटर कंसंट्रेशन में जाता है। एंडोऑस्मोसिस मतलब द प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल एंटर इन सेल, यानी वो प्रोसेस। एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो सेल के अंदर आता है। और एक्सोऑस्मोसिस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेल के बाहर जाता है। ठीक है। फिर आता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, इन plant cell when excess of osmosis exosmosis occur, the cytoplasm and plasma membrane shrink away from the cell wall. This is known as plasmacytosis. प्लाज्मोसाइलोसिस में क्या होता है, जब प्लांट सेल में ज्यादा अमाउंट में एक्समोसिस एक्सोस्मोसिस हो जाता है तो साइटोप्लाज्म और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, मतलब सेल वॉल से दूर होकर श्रिंक हो जाते हैं। उसी को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया जैसे कि इज अ मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सच एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। अब आता है बल्क ट्रांसपोर्ट, यानी जैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूसली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है सेल के अराउंड, सेल के अक्रॉस। ठीक है। और जो फ्लूइड हो गया वो एब्जॉर्ब होना, तो वो हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट आता है। एक्सोसाइटोसिस ये क्या होता है, मटेरियल एंटर अ सेल बाय invagination and formation of vessels. As the material leaves the cell, the membrane of vessel fuses with plasma membrane and extrude its content to the surrounding. This outward transport of material by using carrier molecules इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, अंदर से सामान जो भी वेस्टेज है उसको लेके बाहर ऐसे स्प्रेड कर देता है। और एंडोसाइटोसिस में बाहर से अंदर लाके उसको स्प्रेड कर देता है साइटोप्लाज्म के थ्रू। फिर आता है फैगोसाइटोसिस, ये जो कि सेल ईटिंग भी कहलाता है। इज अ मेथड इन विच सब्सटेंस आर टेकन अप इन द सॉलिड फॉर्म। ये वो मेथड है जिसमें सब्सटेंस जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में लिए जाते हैं। फिर आता है पोटोसाइटोसिस। बेसिकली ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस जो स्पेशली इंटरनलाइज्ड होता है सेल के अंदर। फिर रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस इज अ पाथवे ऑफ सिलेक्ट
सिलेक्टिव अपटेक ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, मतलब कि सिलेक्टिव अपटेक यानी जो भी लार्ज मॉलिक्यूल है उसमें भी जो सिलेक्टिव है, यानी हाँ भाई ये जरूरी है हमारे सेल को तो उसी को अंदर आने देगा। ठीक है। तो पिनोसाइटोसिस जो कि सेल ड्रिंकिंग भी कहलाता है, जो सेल जो भी फ्लूइड के फॉर्म में अंदर लेता है। फिर क्या होता है सेलुलोज इंडाइजेशन। सेलुलोज इज अ complex organic compound that occurs abundantly in nature. It is a polymeric carbohydrate molecule con- consisting of linear chain having thousands of linkages. तो बेसिकली सेलुलोज इन डाइजेशन का मतलब है जो सेलुलोज होता है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना, वो भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के थ्रू। और ये हमारे हार्बीवोरस एनिमल्स में होता है, यहाँ पे ये हार्बीवोरस एनिमल, ठीक है ना। और हमारे इसमें सेलुलोज, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन ह्यूमंस में कैसे हो गया, सेलुलोज इज फाइबर विच इज नॉट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव, मतलब सेलुलोज बेसिकली आप ये मान लो कि जैसे जो ग्रीन लीव्स हो गया वेजिटेबल्स, ग्रीन वाले मतलब बेसिकली पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक है ना। अब उसकी डाइजेशन की जो भी उसको डाइजेस्ट करना है ना, तो वो हमारे ओके देख। सो अगर मैं जैसे प्लांट की बात करूँ तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट बोल रहा हूँ एनिमल्स में, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो हमसे जब थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, खास करके जब उनको जो भी ये प्लांट्स हो गए उनको अगर डाइजेस्ट करना हो, ठीक है ना, तो हमारे अंदर सेलुलोज फाइबर जो होते हैं वो डाइजेस्ट होना थोड़ा मुश्किल है, तो वो लिया गया है यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर होता है ओवर। सॉरी फॉर एक्सटर्नल डिस्टरबेंस। थैंक यू।